यस, वेलकम बैक चिल्ड्रन। ये लास्ट हेडिंग हम लोग ने जो देखी थी वो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन था। अब नेक्स्ट हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम लोग ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर दो बॉडीज़ हैं ए और बी, वो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में हैं किसी थर्ड बॉडी सी के साथ, तो बॉडी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, ठीक है, इफ ए हीट इज सप्लाइड टू ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उस हीट का कुछ पार्ट उस गैस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। तो इसमें डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, और कुछ पार्ट जो है उस एनर्जी का, उस हीट एनर्जी का वर्क करने में खर्च होगा। तो जो टोटल हीट जो किसी सिस्टम को हम देंगे, उसका कुछ पार्ट जो है गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और कुछ जो पार्ट एनर्जी जो होगा वो वर्क करने में खर्च होगा। ठीक है, इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। तो ये चिल्ड्रन, मैं क्या कह रहा था कि किस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया है कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट अगर दे रहे हैं, और वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसका कुछ पार्ट तो गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, और कुछ पार्ट जो होगा वो वर्क करने में खर्च होगा। तो इसी को मैंने लिख दिया है कि इफ़ सम हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed, delta Q लिख सकते हैं, by the system will be equal to the sum of increase in internal energy delta U and the work done by the system। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं ये फॉर्मूले में। इसमें डेल्टा Q क्या है? इसमें डेल्टा क्यू वो हीट है जो हमने सप्लाई करी है, यानी हीट अप्लाइज टू द सराउंडिंग, वेयर डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये याद रखिएगा, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। इट इज़ सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज़ सिंपली the law of conservation of energy. It is simply the law of conservation of energy applied to any system. इस फॉर्मूले को, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसको हम लोग इस तरह फॉर्म में भी लिख लेते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो अगर बहुत कम सप्लाई हो रही है, तो उस केस में डेल्टा क्यू की जगह हम लोग डी यू यूज़ कर लेते हैं, डी यू डी क्यू डी डब्ल्यू। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। देखिए, जब हम लोग गैस की स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं तो हम लोगों को दो टाइप की हीट हम लोगों को देखनी पड़ती है, जिसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देख चुके हैं। जब भी हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता है। अगर हम लोग 1 ग्राम गैस ले रहे हैं, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं,
तो जितनी भी हीट हमने उसको दी होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram gas by 1 degree Celsius is called specific heat of that gas. अब गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। अगर हमको गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि स्पेसिफिक हीट की क्या लिमिट्स होती है। तो चिल्ड्रन, ये हम लोग ने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट लेसन में। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसमें M मास होता था, C स्पेसिफिक हीट होती थी, डेल्टा T राइजिंग टेम्परेचर होता था। तो अगर यहाँ से मैं स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालूँ तो M डेल्टा T को डिनोमिनेटर में ले गए। अब देखिए, अगर मैं किसी गैस को किसी सिलेंडर में कोई गैस बंद है और उसको हम सडनली कंप्रेस कर दूं, अगर गैस को मैं सडनली कंप्रेस कर दूं, इफ़ गैस इज सडनली compressed, इफ़ द गैस इज compressed सडनली, अगर मैं पिस्टन को सडनली नीचे ले आऊं तो क्या होगा? हमने कोई हीट तो सप्लाई करी नहीं है, तो डेल्टा Q की तो वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन सडनली कंप्रेस करने से क्या होगा? गैस का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो अगर इसमें मैं पुट कर दूं डेल्टा Q की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रख दूं तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। देखिए, टेम्परेचर राइज करा है लेकिन स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इस केस में ज़ीरो हो गई है, ठीक है। और कई अब इसका बिल्कुल उल्टी अगर मैं बात कर लूँ कि किसी गैस को हीट दे रहा हूँ और गैस एक्सपैंड कर रही है, इफ़ हीट इज़ गिवन टू ए गैस, और जितनी भी हीट दे रहे हैं वो पूरी की पूरी गैस जो है वो पिस्टन को डिस्प्लेस करने में यूज़ हो जा रही है। इफ़ हीट इज़ गिवन टू ए गैस एंड गैस एक्सपैंड, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो उस केस में देन राइज इन टेम्परेचर तो होगा नहीं, क्योंकि सारी की सारी हीट जो क्या हो गई वो गैस को एक्सपैंड करने में यूज़ हो गई। तो ये C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T फॉर्मूले में यहाँ डेल्टा T की वैल्यू आपको ज़ीरो पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं ज़ीरो रख दूँ तो समथिंग अपॉन ज़ीरो, इनफाइनाइट। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो गई। तो ये याद रखेंगे कि जो गैस की स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। नेगेटिव भी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप कैसे दिखाओगे कि गैस की स्पेसिफिक हीट ज़ीरो से इन्फिनिटी तक होती है। तो अगर आपको ज़ीरो से इन्फिनिटी तक शो करना है तो आप पहला केस तो आप या लो ऊपर वाला बता देंगे कि अगर गैस को हम सडनली कंप्रेस कर दें तो उस केस में क्या होगा कि हमें हीट नहीं देनी पड़ेगी, फिर भी गैस का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो इस फॉर्मूले में मैंने हीट नहीं देनी पड़ रही है ड्यूरिंग कंप्रेशन, इसलिए मैंने डेल्टा Q की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी, तो देखिए पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। सेकेंड केस है, अगर हमको दिखाना है स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है, हम हीट तो देंगे गैस को, लेकिन जितनी भी हीट देंगे वो पूरी की पूरी हीट जो है गैस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, गैस को एक्सपैंड करने में खर्च कर देगी। तो इस केस में टेम्परेचर राइज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं राइज़ करेगा? उसका रीज़न ये है कि जो टोटल हीट गैस को दी गई है वो पूरी की पूरी हीट गैस ने एक्सपैंड करने में, एक्सपेंशन में यूज़ कर ली है। तो राइज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इनफाइनाइट। तो इससे ये पता चल रहा है कि गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ मैं लिख दूँ स्पेसिफिक हीट में भी नेगेटिव ऑल्सो, C की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी?
मान लीजिए आप किसी गैस को हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा गैस जो है हीट लॉस कर दे रही है, यानी हीट तो आप दे रहे हैं लेकिन हीट लॉस ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है बल्कि फॉल कर रहा है, तो उस केस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है।